हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ ही साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं यूपी जीके। और यूपी जीके की जब बात करते हैं तो आपके लिए काफी इनिशियल पॉइंट हो जाता है, खास करके तब जब आपकी परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि आज का जो हम संदर्भ कंटिन्यू करने वाले हैं, कल जो हमने कंटिन्यू किया था, कल हमने देखा था मिट्टी के बारे में। और मिट्टी की जो एक हमने संकल्पना ली थी वो आपके प्रदेश के बनावट के आधार पर देखा था। और प्रदेश का बनावट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी भाग, और ऊपरी भाग की जब बात करते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, तो उसे हम नाम देते हैं भावर एवं तराई का मैदान। दूसरा जो होता है वो दूसरा भाग होता है मध्य मैदान, और तीसरा होता है बुंदेलखंड का आपका लोकेशन, या जिसको हम कभी कभी दक्षिणी पठारी भाग भी कहते हैं। तो उसी आधार पे हमने पहले भाग की चर्चा की थी और पहले भाग में प्रमुखता से देखा था कि किस तरीके से भावर और तराई का मैदान आपको देखने मिलता है। अगले पड़ाव की जब बात करते हैं तो अगला पड़ाव हमने देखा कि जो शिवालिक की तलहटी होती हैं वहां पे आपकी टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पुनः इसको आगे कंटिन्यू का अगर जो करे जाए तो यहाँ पे हमें अगला जो पड़ाव देखने मिलता है वो आपके मध्य मैदान का देखने मिलता है। और आज हम प्रमुखता से मध्य मैदान की चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, आबाद होगा। तो चलिएगा, सभी लोग क्रम से जुड़ जाइएगा और विशेषतः अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने सफलता का परचम लहराने के लिए, जैसा कि आपको भी विदित है कि आप इस क्लास में जुड़ते हैं और रेगुलर की तरीके से आज भी आप उसी जोश और उसी जुनून के साथ मिलते रहिएगा। तो सबका स्वागत है। जय भीम, राम राम, राधे राधे और गुड इवनिंग। चलिएगा, शुरुआत करते हैं एक एक बिंदुओं के साथ। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, आप भी जानते हैं क्योंकि आज है आपका 25 दिसंबर। हालांकि यहाँ पे ऐड करने की इजाजत ना होती है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं। जिन लोगों ने कोर्स ले लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के अंतर्गत उनका इंतजामात नहीं हो पा रहा था। तो कोचिंग के द्वारा भी, संस्थान के द्वारा भी आज 25 दिसंबर जो क्रिसमस दिवस है, ये खुशियों का त्यौहार है और इसी कारण से आपके लिए एक कोड स्पेशल आ गया, हैप्पी 25। अर्थात कोर्स के अंदर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर जो आपने कोर्स ले लिया है अच्छी बात है, लेकिन अगर जो आप किसी कोर्स को रिकमेंडेशन देना चाह रहे थे, किसी अपने दोस्त को, किसी अपने मित्र को, तो उसे बता सकते हैं कि कोर्स में केवल 24 घंटे के लिए, अर्थात चूंकि आज है 25 दिसंबर, तो केवल 25 दिसंबर के दिवस में आपको 25% का भारी डिस्काउंट मिला है। तो उसे बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करे, ठीक है। अविनाश जी एक चीज आपसे यहाँ पे बता देना चाहते हैं, और अविनाश के अलावा यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं सबको बता देना चाहते हैं कि एक चीज ध्यान रखिएगा, इस जो आपके कमेंट बॉक्स का संदर्भ होता है, उस कमेंट बॉक्स में कोई भी लंबा मैसेज ना टाइप करें। क्यों? क्योंकि लंबा मैसेज टाइप करने के नाते क्या होता है, एप्लीकेशन हैंग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे, और नहीं तो क्या होगा, जैसे हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने खड़े होते हैं, आपके लिए पूरी मेहनत के साथ खड़े होते हैं, उसी तरीके से हम आपके कोर्स को डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होगा। तो जो वाजिब बातें होती हैं केवल उतना ही किया करें, ठीक है। इस तरीके से बड़ा कमेंट दे करके आप एप्लीकेशन को हैंग करा के पूरी क्लास बर्बाद ना करने की कोशिश करें, नहीं तो आपका कोर्स डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। आपकी जो चीजें लगती हैं वो बाकायदा दिखती हैं, आपको लगता है ना कि आपने कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों को देखा है, या जो आप कमेंट करते हैं सारे कमेंट आपके सामने होते हैं। बस वही होती है कि जो चीजें रिलेवेंट होती हैं उसको हम यहाँ पे चूज करते हैं, और नहीं तो आपका निकल जाता है, ठीक है। तो कोई बड़ा कमेंट करके आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल ना करेंगे, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, आपका एप्लीकेशन ना हैंग करे, उस कारण से इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा, तो आज की हम शुरुआत करते हैं किसको आधारित करते हुए, खास करके जब हम भावर और तराई मैदान की बात किए थे, उसके बाद दूसरे क्षेत्र की जब बात करते हैं जिसको हम मध्य का मैदान करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा क्षेत्र होता है वो हो जाता है मध्य का मैदान। क्या नाम देते हैं अगले क्षेत्र की जब बात करते हैं, तो अगला क्षेत्र आपका बोला जाता है मध्य का मैदान। मध्य मैदान खास करके अगर देखा जाए, मध्य मैदान अगर जो इसकी बात करते हैं तो आपके यहाँ पे मिडल प्लेट की जब बात करते हैं, खास करके मिडल प्लेन की जब बात करते हैं, तो उसका क्रम आपको मिलता है किस रूप में। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मध्य मैदान में सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पे जब बात की जाती है तो यहाँ पे जो मिट्टी का क्रम होता है वो मिट्टी यूं होती है, सामान्यतः आप भी जानते हैं क्या हो जाता है, सामान्यतः आप भी जानते हैं कि जो नदियां होती हैं उन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी आपके मध्य मैदान में आती है, और इसकी जब बात करते हैं तो इसको हम मिडल प्लेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे,
ठीक है, मध्य मैदान या जिसको हम मिडल प्लेन्स की संख्या देते हैं। प्लेन मतलब आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे मैदान की संकल्पना की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो मैदान का क्रम होता है वो मैदान का क्रम आपको जो देखने मिलता है वो दो प्रकार से होता है। चूंकि हमने बताया कि नदियां जो होती है यही नदियां क्या करती हैं, अपने साथ मिट्टी लाती हैं। अब जाहिर सी बात है ये मिट्टी क्या होती है, हर साल यहाँ किनारे पर जमा होती है। ठीक है, लेकिन अगर जो कभी बाढ़ आ गया तो ये मिट्टी आगे बढ़ती चली जाती है। और क्रम की अगर बात करते हैं तो कह सकते हो कि ये मिट्टी का इस तरीके से आपका क्या होता है, विस्तार बढ़ता जाता है। तो यूं आप समझ सकते हैं कि नदियों के द्वारा लाई गई जो आपकी मिट्टी होती है उसी मिट्टी को हम क्या करते हैं, जो नदियों के किनारे आपकी लगा दी जाती है उसी मिट्टी को हम क्या मानते हैं, इसके अंतर्गत काउंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस मिट्टी की जब खासियत की बात की जाएगी तो ये मिट्टी जब लाई जाती है तो ये क्या होती है, ये नदी के द्वारा लाई जाती है। और नदी में भारी मात्रा में क्या होता है, जल होता है। तो कह सकते हैं कि इस मिट्टी की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, अपने में जल समाहित करने की होगी, अर्थात जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी। और इसी कारण से इसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम अपने शब्दों में जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा हमारा जो पहला संदर्भ होता है नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। क्योंकि इसकी जल धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो इस कारण से इसको हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा मध्य भाग में आपकी जो प्रमुखता से मिट्टी का संदर्भ होता है वो किस प्रकार की देख मिलती है, तो वो आपको देख मिलती है हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसका, जलोढ़ मृदा का। ठीक है, ये मैप हम बना ही लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे जब हम बात करते हैं, हालांकि पहला जो बना था कायदे बना था, रैंडम कोई चीज बनाई जाती है ना तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा लाई गई जो नदी के किनारे मिट्टी बनती है, क्योंकि ये मिट्टी लाई जाती है किसके द्वारा, तो नदी के द्वारा लाई जाती है। और नदी में जाहिर सी बात है कि बड़ी मात्रा में क्या होता है, जल होता है। और जल धारण करने की क्षमता के नाते इसको हम समानतः क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस मिट्टी को जो नाम दिया जाता है सबसे पहली दृष्टि में तो ये नाम दिया जाता है हमारे यहाँ पे जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं, इसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ के अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मिट्टी की जब बात करते हैं तो इस मिट्टी में जलोढ़ अर्थात जल धारण करने की क्षमता तो है ही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा लोकल स्तर पे आपने सुना होगा कि इस मिट्टी को हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस मिट्टी को हम कछारी मृदा भी कहते हैं। ऐसा इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कह सकते हो कि मिट्टी के अंतर्गत लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो इस मिट्टी में क्या होता है, कहीं ना कहीं कीचड़ की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई मिट्टी अगर जो होगी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो उस पानी की मात्रा ज्यादा होने के नाते उसको हम क्या नाम देंगे, कीचड़ वाली मिट्टी कहेंगे। और कीचड़ वाली मिट्टी को लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में उसको हम कछारी मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जलोढ़ मृदा या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जलोढ़ मृदा की जब बात करते हैं जिसको हम एलुवियल मृदा भी कहते हैं, खास करके कछारी मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा या फिर कछारी मृदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारे मध्य भाग में आने वाली मिट्टी होती है। अब ये जो जलोढ़ मृदा आती है ध्यान रखिएगा इसका जो स्वरूप होता है वो हमारे प्रदेश में आने के बाद दो प्रकार से होता है। कैसे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने नदी का स्वरूप बनाया और इस नदी की जब बात करते हैं तो नदी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की नैया तो डोलती है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पानी के प्रवाह के साथ ही साथ आपको एक बिंदु दिख मिलता है। और उस बिंदु की जब बात करते हैं तो ये मिट्टी जो आगे की तरफ होगी, अर्थात मिट्टी की जब बात करते हैं जो मिट्टी आगे की तरफ होगी वो क्या होगी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नई प्रकार की मिट्टी होगी। ठीक है, इधर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिट्टी का स्वरूप होगा वो कैसा होगा, तो ये नई प्रकार की मृदा होगी। ठीक है, इधर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नई प्रकार की मिट्टी होगी, जबकि जब आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे अर्थात इधर की तरफ चले जाएंगे तो इधर की तरफ जो मिट्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पुरानी होती चली जाएगी। ठीक है, ये मिट्टी क्या हो जाएगी, पुरानी होती चली जाएगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट भी निकलता है कि नदी के किनारे जो आपकी मिट्टी होती है वो नदी के किनारे जो आपकी क्या होती है, नई वाली मिट्टी होती है। क्या होती है, नदी के किनारे जो आपकी नई वाली मिट्टी होती है, इस नई वाली मिट्टी को जिसको हम क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस नवीन जलोढ़ मृदा के रूप में भी इसको इंगित किया जाता है। और इस नवीन जलोढ़ मृदा चूंकि नई मिट्टी है और नई मिट्टी होने के नाते आप भी जानते हैं कि नई मिट्टी में क्वालिटी क्या होगी,
ये अच्छी मिट्टी होगी। और अच्छी होने के अलावा अगर जो देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इसमें ह्यूमस और विभिन्न प्रकार के जो आपके मिट्टी के अलग अलग मिनरल्स की मात्रा होती है वो भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो नवीन मृदा की जब बात करते हैं तो नवीन मृदा को हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इस नवीन मृदा को हम अपने यहाँ पे एक तरीके से खास करके एक तरीके से आपने सुना होगा, खास करके इसको हम खादर मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नवीन मृदा या फिर जिसको हम खादर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, नवीन मृदा। नवीन मृदा की जब बात करते हैं जो क्या होती है, नवीन जलोढ़ मृदा, जिसमें क्या होती है, नई मिट्टी होती है और नई मिट्टी में मिनरल्स की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा और भी बहुत सारी चीजों की मात्रा क्या होती है, अच्छी होती है। तो इस कारण से इसको हम खादर मृदा भी कहते हैं। जाहिर सी बात है अगर जो कोई मिट्टी जिसमें क्या होगी, खाद ह्यूमस इन सब की मात्रा अच्छी होगी तो इसको हम खादर मृदा का क्रम दे देंगे। ठीक है, क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे, क्या हो जाता है, खादर मृदा का क्रम आपको देखने को मिलता है। यहीं पर अगर देखा जाए तो इस खादर मृदा को हम अपने यहाँ पे और भी कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम बलुआ मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बलुआ मृदा भी कहते हैं। बलुआ क्यों बोला जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी है तो इसमें क्या होगी, साल्ट की जो आपके कह सकते हो सैंड की मात्रा होगी वो अच्छी होगी, तो इस कारण से इसको बलुआ मृदा भी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि नदियों के द्वारा लाई जा रही है तो नदियों में पाई जाती है सिल्ट, और इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसको हम सिल्ट बलुआ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम सिल्ट बलुआ का भी संदर्भ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, नवीन जलोढ़ मृदा, खादर मृदा, बलुआ मृदा या फिर आपकी सिल्ट बलुआ मृदा। और इसके अलावा अगर देखा जाए चूंकि इस मिट्टी में नई मिट्टी होती है, उत्पादन अच्छा होता है, गाद की मात्रा अच्छी होती है, सिल्ट की मात्रा अच्छी होती है, तो इसको कभी कभी हम अपने यहाँ पे मटियार दोमट का भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मटियार दोमट मृदा भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मटियार दोमट मृदा भी कह देते हैं। अर्थात ये होता है जिसमें क्या हो जाती है, आपकी अच्छी क्वालिटी वाली मिट्टी का संदर्भ दिख मिलता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य भाग में ये जो जलोढ़ मृदा होती है तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार से होती है। किस प्रकार से, पहली जो होती है जिसको हम नाम देते हैं नवीन जलोढ़ मृदा या फिर खादर मृदा या फिर बलुआ मृदा या फिर सिल्ट बलुआ या फिर मटियार या फिर आपके दोमट। ठीक है, अगर यहां पे बात करें तो इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं कि नई मिट्टी में क्या खासियत है या पुरानी मिट्टी में क्या खासियत है। तो जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्या कर रहा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के अलावा अगर बात करते हैं तो आपका जो फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका ह्यूमस। ठीक है, क्योंकि ये सारे तत्व ऐसे होते हैं, आप जानते भी होंगे कि किसी भी पौधे को अगर जो ग्रो कराना होता है तो उसके लिए 16 अलग अलग क्या होते हैं, मिनरल्स जिम्मेदार होते हैं। 16 अलग अलग मिनरल्स जिम्मेदार होते हैं। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ये क्या करते हैं, किसी भी मिट्टी को जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ होती है, तो ये आइटम क्या होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी मात्रा इसमें कम पाई जाती है। ठीक है, भले नई मिट्टी होती है लेकिन इसमें क्या होती है, इसकी मात्रा कम होती है। अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और इसको हम क्या करते हैं, जब आप जानते भी खेती बाड़ी की जाती है तो वहां पे फर्टिलाइजर डाल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर को डालने के बाद हम बड़े स्तर पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इस कमी को यहां पर दूर कर पाते हैं। ठीक है, जबकि अगर जो इस मिट्टी की बात करें तो ये नई मिट्टी है, पहाड़ों से आती है, तो पहाड़ों में आप भी जानते हैं कि पहाड़ों की घाटियों में बहुत प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, तो उनका निचोड़ कहीं ना कहीं उस पानी के साथ चला आता है। और यहां पर अगर जो देखा जाए तो आपका जैसे चूना, चूना के अलावा पोटास, इसके अलावा मैग्नीशियम, चूना, पोटास और फिर आपका मैग्नीशियम, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जीवांश। ठीक है, जीवांश, इन सब की मात्रा क्या होती है, इन सब की मात्रा अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी इन द सेंस कह सकते हैं कि इसकी मात्रा अधिक होती है। तो यही हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि फसल उत्पादन में ये सारे मिनरल्स हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अब जब ये सारे मिनरल्स आपके उपयोगी होते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इन सब की तो कमी पाई जा रही है, जिसको हम फर्टिलाइजर डाल के दूर कर लेते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की जब बात करते हैं तो दूसरा जो प्रकार होता है चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवांश, इन सब की क्या होती है, अधिकता होती है, जो हमारी फसल उत्पादन को अच्छा बनाती है। ठीक है, तो पहला प्रकार ध्यान रखिएगा, पहली मिट्टी की जब बात करते हैं जो कि नई प्रकार की होती है, और नई प्रकार की मृदा को और भी हम नामों से जानते हैं, जैसे नवीन जलोढ़ मृदा, खादर मृदा, बलुआ मृदा, सिल्ट मृदा, बलुआ, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपकी मटियार दोमट। और कैसे बनती है तो दिखा भी दिया कि किस तरीके से नई से जो पहली मिट्टी होती है, नई वाली मिट्टी जिसको हम नवीन जलोढ़ बोलते हैं, आगे की जब बात करते हैं जो आपकी पुरानी होती है उसको हम अपने यहाँ पे क्या मानते हैं, बांगर मृदा भी कहते
ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे पढ़ाएं। सैंड क्या होता है? सैंड मतलब हमें नहीं पता। सैंड क्या होता है मतलब इतनी भी ना जानकारी है। बालू ना जानते हो, नदी वदी ना देखे हो कभी, नदी के किनारे जो आपकी बालू पाई जाती है उसी को सैंड बोला जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे मिट्टी का जो प्रकार होता है, कहीं कहीं ऐसी मिट्टी होती है जो बलुई मृदा होती है। मूंगफली वगैरह का उत्पादन देखे हो कहीं पे? यूपीएस से हो कि मतलब हो चंबल उम्बल के लिए क्वेश्चन से? पूरा पूरा लिखा है, पूरा पूरा लिखा देंगे तो क्या कर लोगे? इतना बोल रहे हैं, इतना कम है, कीवर्ड में आपको चीजें मिल रही हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस पीडीएफ को अगर जो हमें पढ़ना है तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? मध्य मैदान हमने बोला, मिडिल प्लेन्स की संज्ञा दी, जहां पे हमने बोला कि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ प्रकार की होती है या फिर कछारी प्रकार की होती है। बात क्लियर हो गई। अब जाहिर सी बात है कि इसकी भी क्वालिटी होती है। कौन सी क्वालिटी होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। देखा जाए तो नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको हम पहले प्रकार में खादर बलुआ, सिल्ट बलुआ या फिर मटुआर दोमट कहते हैं। इसे कैसे निकाला जाता है? तो जाहिर सी बात है जलोढ़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नदी के द्वारा लाई जाती है और नदी में जल की मात्रा होती है। जल के अंतर्गत जाहिर सी बात है जो मिट्टी जल को धारित करेगी उसे हम जलोढ़ मृदा कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा किसकी बात की जा रही है। आपको प्रमुखता से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन सब की जब बात करते हैं तो इनकी अधिकता हो जाती है। और इनकी अगर बात करते हैं तो इनका क्रम ध्यान रखिएगा, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवाश्म, इनकी क्या हो जाती है? अधिकता आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेंड मतलब भेजना होता है। ओहो, आपका तो भाई साहब ध्यान कहां पे है? ठीक है, तब ना समझ में आ रहा है क्योंकि आज 25 है और हो सकता हो कि इनका जो संदर्भ है या तो इनकी मित्री या फिर इनके मित्र कहीं दूर बैठे होंगे तो उन तक अभी ग्रीटिंग ना पहुंची होगी ना। हाँ, ये बात तो हो सकता है, क्योंकि आज क्रिसमस डे है, बेचारे त्योहार पे फूल ना भेज पाए होंगे। वो क्या कहते हैं, एप्पल वाला फोन भेजना था, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग वॉलिंग करनी थी। चलो कोई ना, पहुंच जाएगी। अब आज जब आपने भेज दिया है तो ना 25 को पहुंचेगी, कम से कम 5 तारीख, 1 तारीख तक पहुंच जाएगी। इसके लिए ना परेशान हो। ठीक है, हाँ हाँ समझ रहे हैं, आपका दर्द हम समझ चुके हैं। हमें ये ना एहसास था ना कि आज त्योहारों का दिवस है। ठीक है, अब क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब परेशान ना हो, अब क्लियर हो गया। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, अब जब कोई उदास होता है तो उसके सामने, जैसे मान लो किसी का पेट भरा हो या किसी का पेट खराब हो तो उसके सामने 12 प्रकार के व्यंजन रख दो तो उसे ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वही सीन आपके साथ है, कोई दिक्कत ना। ठीक है, चलो बिंदास रहो। ठीक है, 1 तारीख तक पहुंच जाएगा, वो नया साल वाला जो संदर्भ होगा वहां तक आपका पहुंच जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका आधारित करते हुए? यहाँ पे बात कर रहे हैं इसको आधारित करते हुए, मध्य क्षेत्र में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है उसका संदर्भ हम ले रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका दूसरा जो संदर्भ होता है, उस दूसरे संदर्भ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला हमने देखा नवीन जलोढ़ मृदा, तो अगली जो होगी वो क्या हो जाएगी? ये आपकी प्राचीन होगी, अर्थात जिसको हम नाम देते हैं अपने यहाँ पे पुरातन काप मृदा। क्या बोलते हैं इसको? हम अपने यहाँ पे पुरातन काप मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी जो कीचड़ युक्त है, और कीचड़ युक्त होने के साथ ही साथ क्या है? पुरातन। पुरातन मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी पुरानी मिट्टी है। ठीक है, पुरानी मिट्टी के संदर्भ की जब बात करते हैं तो पुरानी मिट्टी ऐसी जो कीचड़ युक्त है, क्योंकि ये नदी वाली जितनी भी मिट्टी होंगी उसमें क्या होगा? कीचड़ का कुछ एक अंश पाया जाएगा। अब ऐसा ना होगा कि हर जगह कीचड़ होगा, लेकिन हाँ, कीचड़ की मात्रा यहाँ पे क्या होती है? आपको प्रमुखता से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कीचड़ की मात्रा पाई जाती है, लेकिन हमने बताया कि जो आगे होगी वो नई प्रकार की होगी, क्योंकि हर साल यहाँ पे आती रहती है। लेकिन बाढ़ आने के बाद 3-4 साल बीत जाने के बाद ये मिट्टी क्या हो जाती है? पुरानी हो जाती है। तो इस कारण से आपका देख मिलता है किसका क्रम? आपके प्रमुखता से जब हम पुराने की बात की जाती है। ठीक है, तो पुराने क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, पुरातन काप मृदा, और पुरातन काप मृदा को हम अपने यहाँ पे खास करके एक नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, इसे भी हम मटियार मृदा कहते हैं। और मटियार के अलावा अगर बात करते हैं तो इस मृदा को हम बांगर मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर क्यों बोला जाता है? जनरली खादर, खादर उसे क्यों बोला जाता था? क्योंकि खादर में क्या होती थी, सीधा सा एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो आप जानते भी हैं, खादर मतलब खाद। ठीक है, तो जिसमें खाद की मात्रा होगी, खाद की मात्रा होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, अर्थात कह सकते हो कि जिसमें फसलों का उत्पादन अच्छा होता है उसको हम खादर मृदा कहते हैं, नई प्रकार की मृदा। जबकि दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा हो गया बांगर। जनरली आपने पशुओं के बारे में सुना होगा कि कुछ पशु क्या होते हैं? बांझ होते हैं, जिनसे बच्चों का जन्म नहीं होता है, तो बांगर अर्थात बांझ मृदा। इन द सेंस कह सकते हो कि ऐसी मिट्टी जिनमें फसलों का उत्पादन लो लेवल होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी जब बात करते हैं तो इसका हमको ध्यान रखिएगा, पुरातन काप मृदा जिसको हम बांगर मृदा भी कहते हैं,
और इसी को ही हम बांगर के संदर्भ में भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें जो फास्फोरस और चूने की मात्रा होगी वो अच्छी होगी। क्या होगी, अगर जो इसकी बात करें तो मिनरल्स के रूप में यहाँ पे फास्फोरस और फास्फोरस के अलावा चूना, इन सब की मात्रा क्या होगी, इन सब की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, जबकि इस मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी में आपको प्रमुखता से नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म, क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटास और फिर आपका जीवाश्म, इनकी क्या हो जाती है, आपकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी अगर बात करते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, कमी मिलती है। अब ऐसा भी नहीं होता कि ये मिट्टी पूरी तरीके से क्या होती है, बांझ होती है या फिर बांगर होती है। जाहिर सी बात है कि इस मिट्टी में अगर जो आप उत्पादन करना चाहते हैं तो उस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, इसमें फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की जब बात करते हैं तो उसकी क्या होती है, इस मिट्टी में आपको कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी की बात करते हैं तो इसका कुछ एक आपको लोकल नाम भी मिलता है। जैसे अगर जो लोकल स्तर पे बात किया जाए, अर्थात लोकल स्तर या जिसको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा में इसे क्या नाम दिया जाता है, नेटिव लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है, तो नेटिव लैंग्वेज या फिर जो आपके रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसमें इसको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है करियाल मृदा। क्या बोला जाता है, करियाल मृदा। और करियाल के अलावा इसी को हम धन का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करियाल मृदा या फिर आपका धन का मृदा भी बोला जाता है। जबकि हम अपने अगर जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के खास करके पूर्वी भाग में, कहां पे, पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो इस पूर्वी भाग में क्या नाम दिया जाता है, तो जो हमारा पूर्वांचल वाला भाग होता है वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पर इसको उपरहार मृदा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उपरहार मृदा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रकृति के द्वारा दी गई ये मिट्टी होती है जिसमें हम उत्पादन कर पाते हैं, तो प्रकृति के उपहार के रूप में हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से पूर्वी भाग में इसको उपरहार मृदा बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बिंदु क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दें। जब हम बात करें अपने यहां पे मिट्टी की, तो मिट्टी के संदर्भ में हमने दो मिट्टियों का संदर्भ लिया। पहली मिट्टी की जब बात करते हैं तो पहली मिट्टी जो हम क्या होते हैं, खास करके दोमट मृदा के क्रम में आप भी जानते हैं, एक आपकी बांगर हो गई और दूसरी क्या हो गई, आपकी खादर हो गई। तो दोनों की जब बात करते हैं तो उनका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों का क्रम आपको विशेषता भी मिलता है। जहां पे हमने देखा कि आपके पूर्वी भाग की जब बात करते हैं तो इस पूर्वी भाग में इसको हम उपरहार मृदा के रूप में जानते हैं, जबकि जो रीजनल लैंग्वेज होता है, क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे इसको करियाल या फिर आपका धनका नाम दिया जाता है। ठीक है, करियाल और धमका की जब बात करते हैं तो ये आपको इसी तरीके से देख मिलेगा, इसका कोई स्पेशल अंग्रेजी नाम नहीं होता है। ठीक है, करियाल और धनका इसका भी क्या हो जाता है, इसी तरीके से आपका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। सर फास्ट जा रहा है यार, कोई कहता है धीरे पढ़ाओ, कोई कहता है तेज पढ़ाओ, खैर कोई ना, कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा नम रखेंगे। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में क्या कहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि जहां पे नाम था उसका नाम दे दिया, बाकी हमारे पूरे प्रदेश में इसका नाम यही होता है। ठीक है, पुरातन या फिर जिसको हम बांगर मृदा कहते हैं। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मृदा या जिसको हम दोमट मृदा कहते हैं, उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है, चलेगा। इसके बाद अगर जो आगे बढ़े तो हमारे मध्य भाग में ही क्या होता है, एक और प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लवणीय मृदा या फिर क्षारीय मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगली जो एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं लवणीय मृदा, लवणीय या फिर जिसको हम क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे ऐसी मिट्टी की बात की जाती है जिसमें क्या होती है, लवण अर्थात साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, या फिर जिसमें अल्काइन अर्थात क्षार की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम अपने यहाँ पे सैलाइन, सैलाइन या फिर जिसको हम एल्कलाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी मिट्टी जिसमें क्या होती है, साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको हम लवणीय मृदा कहते हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो एक ऐसी मिट्टी जिसमें क्या होती है, क्षार की मात्रा आपकी ज्यादा होती है तो वो आपको देख मिलता है आपके क्षारीय मृदा के रूप में। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बिंदु तो यही आता है कि इससे अगर जो देखा जाए तो इसे हम इस तरीके से नहीं जानते कि ये लवणीय मृदा है या फिर क्षारीय मृदा है, इसके कुछ लोकल नाम होते हैं। और लोकल नामों की जब बात करते हैं तो लोकल नाम क्या होते हैं, तो लोकल स्तर पे हम इसको रेह के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम रेह की संज्ञा देते हैं। रेह को ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई अलग इसकी अंग्रेजी ना होती है। ठीक है, रेह।
ठीक है। रेह के अलावा का जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, रेह के अलावा इसको हम बंजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंजर। बंजर जमीन तो आपने अक्सर सुनी होगी। और बंजर के अलावा अगर देखा जाए तो इसी को हम कल्लर जमीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्लर भी इसको संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लवणीय या फिर क्षारीय मृदा का प्रकार होता है जिसको हम रेह भी कहते हैं, बंजर भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको हम कल्लर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पुराने समय में जो धोबी का संदर्भ होता था वो क्या करता था, इस रेह का इस्तेमाल बड़े स्तर पे कपड़े वगैरह धुलने में काम करता था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, क्षारीय मृदा का क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक ध्यान रखिएगा। हम बात करें किसको आधारित करते हुए, लवणीय या फिर क्षारीय मृदा का जिसका संदर्भ होता है रेह, बंजर या फिर कल्लर के रूप में। पुनः ध्यान रखिएगा, हमारा जो पूरा प्रदेश है, अगर जो पूरे प्रदेश की बात करें तो उस पूरे प्रदेश का लगभग 10% क्षेत्र ऐसा है जो क्या होता है, ये आपको दिख मिलता है। पूरे प्रदेश का, पूरे प्रदेश की लगभग 10%, लगभग 10% क्या होती है, जो आपकी जमीन होती है वो आपकी इस प्रकार में देखने को मिलती है। ठीक है, पूरे प्रदेश की अगर बात करें, जो पूरा आपका प्रदेश का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 10% जमीन ऐसी है जो आपकी क्या होती है, या तो रेह की मात्रा है, या बंजर की मात्रा है, या फिर आपकी कल्लर की मात्रा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे अगर जो इस मिट्टी को हमें सुधारना है, अर्थात इसको हमें फिर से खेती योग्य बनाना है, तो खेती योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर जो इसे हमें पुनः खेती योग्य बनाना है तो जाहिर सी बात है खेती के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर जो इस मिट्टी में हम उर्वरक का इस्तेमाल कर लें तो इसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, खेती योग्य बना सकते हैं। नो डाउट ये बंजर मिट्टी हो जाती है, ये रेह मिट्टी हो जाती है, ये कल्लर मिट्टी हो जाती है, लेकिन अगर जो चाहें हम खेती करना तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उर्वरक का प्रयोग करें, और उर्वरक का प्रयोग करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। प्रमुखता से ध्यान रखिएगा। अब अगला बिंदु आता है कि आखिर हमारे प्रदेश में किस किस लोकेशन में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो आपका कुछ एक क्षेत्र जैसे अलीगढ़, अलीगढ़ के अलावा कानपुर, कानपुर के अलावा मैनपुरी, अलीगढ़, अलीगढ़ के अलावा कानपुर, कानपुर के अलावा मैनपुरी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका एटा, एटा के अलावा इटावा, साथ ही साथ सुल्तानपुर। ठीक है, एटा, इटावा और सुल्तानपुर। और इसी के अलावा अगर जो बात की जाए तो आपका जो दक्षिणी इलाहाबाद होता है, अर्थात जिसको हम प्रयागराज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे क्या होती है, इसकी कुछ एक मात्रा पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल यहीं पाई जाती है, नहीं, ये पूरे प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन यहाँ के लोकेशन की बात करें तो यहाँ के लोकेशन में क्या हो जाता है, यहाँ के लोकेशन में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। बाकी जिलों में भी पाई जाती है, लेकिन इस जिलों में क्या होता है, इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लवणीय या फिर आपकी क्षारीय मृदा जिसको हम सैलाइन या फिर एल्कलाइन कहते हैं, और लोकल स्तर पे इसको रेह, बंजर या फिर कल्लर बोला जाता है। प्रमुखतः अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल जमीन है, उस टोटल जमीन का लगभग 10% भाग आपको इसी तरीके से देख मिलता है। और इसे चाहें तो हम खेती के योग्य बना सकते हैं, लेकिन कब, जब इसमें हम उर्वरक का इस्तेमाल करें। प्रमुखतः से देखा जाए तो ये आपके प्रदेश में कहां कहां पे पाई जाती हैं, तो आपके अलीगढ़, कानपुर, मैनपुरी, एटा, इटावा, सुल्तानपुर और प्रयागराज लोकेशन में बड़े स्तर पर इसकी मात्रा देखने को मिलती है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, अरे परेशान ना हो, ठीक है, सारी चीजें होंगी आपके दिमाग में, जितनी चीजें आती है ना वो सारी चीजों का संदर्भ हम लेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, पहले दिन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए, पहले दिन से अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना था तो आपका यूट्यूब सबसे बढ़िया ना था, वहां पे तो रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। आपने कोर्स लिया है तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि हमारी थ्योरी भी कंप्लीट हो, हमारा बेसिक भी कंप्लीट हो और हमारे हाई लेवल भी कंप्लीट हो, उसके बाद हम क्या करें, कहीं ना कहीं अपने टेस्ट को भी करें। तो थोड़ा सा आप थ्योरी का सहारा लीजिए, बाकी चीजें आपको खराब ना मिलेंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, एग्जाम पूरे एक अपने आप में ब्रांड है, आपके साथ धोखा नहीं होगा। आपने अगर जो परचम बैच लिया है तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे, और जो आपके सिलेबस का प्रमुखता से हिस्सा होगा, आपने देखा भी होगा कि चुने हुए टीचर केवल आपके परचम बैच में लगाए गए हैं, सबको नहीं लगाया गया है। तो इसका मतलब कुछ खासियत तो होगी।
लेकिन अब ये कहिए कि एक ही दिवस में हो जाए तो ये कभी ना होगा, क्योंकि 3 दिन में यूपीजी के कैसे कंप्लीट करें उसके लिए आपको पुराने बस अड्डे पे या फिर रेलवे स्टेशन के पीछे वाली दरवाजे पे मिलना पड़ेगा, जहां पे बंगाली बाबा अपनी जड़ी बूटियों के साथ बैठे हैं, जो आपको क्या करेंगे 3 दिवस में यूपीजी के याद करा देंगे। एक हाथ में बेलपत्र देंगे और एक हाथ में गुलाब, और बोलेंगे पूरी रात एक मंत्र का जाप करिएगा, ओम यूपीजी काय नमः, ओम यूपीजी काय नमः, ओम यूपीजी काय नमः, और उसके बाद सारा यूपीजी के क्या होगा आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा इस क्लास में नहीं होने वाला, क्योंकि इस क्लास में तभी होगा जब आप लगातार बने रहेंगे। जाहिर सी बात है, आप लगातार बने रहेंगे तो एक चीज विश्वास मानिएगा कि आपको 1-2 क्वेश्चन की हम नहीं कहते, क्योंकि चीजें अपडेट होते रहती हैं, हम भी सर्वा नहीं है, लेकिन इतनी जरूर गारंटी लेते हैं कि अगर जो जैसे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनमें से 19 क्वेश्चन, 18 भी नहीं होगा, 19 क्वेश्चन आप करने लायक होंगे। ठीक है, तो इतना रखिएगा, क्लियर है। और जितने भी भाई साहब लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं, तो हम भी चलाते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे आप फेसबुक पे, क्लियर है। दोनों का सबका संदर्भ वही है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे यूपीजी के भाई अमित पांडे। ठीक है, चलिए, कोई अगर जो समस्या लगती है तो वहाँ से चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे इन सब चीजों की बात की जाती है। ठीक है, इसी क्रम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे लवणीय मृदा पाई जाती है उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, पश्चिमी क्षेत्र, चूंकि पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये अगर जो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो इस उत्तर प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र होता है, अगर जो इधर की बात करें तो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, चूंकि इधर थार का रेगिस्तान है, और थार के रेगिस्तान होने के नाते क्या होता है, इधर पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है, हमारे कुछ मरुस्थल की भी संख्या पाई जाती है। तो देखा जाए हमारे प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मरुस्थलीय मिट्टी का भी प्रकार देखने मिलता है। ठीक है, हमारे प्रदेश में क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय मृदा की जब बात करते हैं तो इसका भी क्रम आपको देखने मिलता है, जिसको सामान्य शब्दों में हम डेजर्ट की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, डेजर्ट। वो डेजर्ट नहीं खाने के बाद मिठाई वाला, ये डेजर्ट ऐसा है जो आपका क्या हो जाता है, बालू की मात्रा लिए होता है। ठीक है, और इस मरुस्थलीय मृदा की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारे प्रदेश का जो खासा पश्चिमी जिला है, कौन सा, जो कुछ एक मात्रा में आपके पश्चिमी जिले हैं, तो ये पश्चिमी जिलों में क्या होता है, इसका प्रभाव देखने मिलता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पश्चिमी जिले में क्या होता है, यही जो आपका थार का लोकेशन होता है, तो इस थार के लोकेशन के प्रभाव के स्वरूप, और बाकी पश्चिमी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जहां पे पठार वगैरह होता है, तो इस कारण से इसकी मात्रा क्या हो जाती है, ये आपको देखने को मिलती है। तो पश्चिमी जिलों में, हालांकि सारे जिलों में नहीं, पश्चिमी जिले की जब बात करते हैं तो आपका जैसे एक तो होगा मथुरा के अलावा अगर बात करते हैं तो आपका आगरा। ठीक है, मथुरा के अलावा बात करते हैं तो आपका आगरा, और आगरा के अलावा अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत मात्रा क्या होती है आपके अलीगढ़ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलीगढ़, मथुरा और फिर आगरा, इनकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पश्चिमी जिलों में डेजर्ट या फिर मरुस्थलीय मृदा का स्वरूप देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि ये मरुस्थल वाली मृदा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होगी, अर्थात अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे इस मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा होगी, और लवण के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, लवण और लवण के साथ क्या होगा, जो फास्फोरस होगा उसकी मात्रा इसमें अधिक आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी मिट्टी के अंतर्गत ही आपको जीवाश्म की जब बात करते हैं तो जीवाश्म की मात्रा और जीवाश्म के अलावा जो आपका नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा क्या होती है, आपको कम देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है इस कमी को दूर करने के लिए हम पुनः क्या करेंगे, अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर अर्थात खाद का इस्तेमाल करते हुए इसमें उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी पूरी तरीके से हम बुंदेलखंड में नहीं पहुंचे हैं, जब हम बुंदेलखंड में पहुंचेंगे तब हम दक्षिणी भाग की बात कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सब्र करिए, अभी केवल हम मध्य भाग में चल रहे हैं। ठीक है, अभी केवल हम मध्य भाग की जब बात करते हैं तो उस मध्य भाग में देख पा रहे हैं। ठीक है,
क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे मिट्टी का प्रकार होता है, खास करके जब हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, अपने मध्य क्षेत्र की। और यही मध्य क्षेत्र में ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे मध्य क्षेत्र में ही क्या होता है, नदी का स्वरूप देखने को मिलता है। क्योंकि नदी में नैया डोलता है वो अलग बात होती है, लेकिन इसी नदी की जब बात करते हैं तो इसी नदी में ही ध्यान रखिएगा आपको एक स्वरूप देखने मिलता है। इस नदी में पानी का बहाव बड़े स्तर पर होता है, लेकिन इसी नदी में ही ध्यान रखिएगा, आपने देखा भी होगा कि इस नदी के किनारे ही क्या होता है, आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने मिलती हैं। किसकी? मिट्टी की ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती है। ठीक है, नदी के किनारे पे क्या किया जाता है, मिट्टी आपकी लगा दी जाती है, और ये जो मिट्टी लगाई जाती है, ये मिट्टी कभी कभी क्या करती है, ऊंचा ऊंचा टीला बना लेती है। ठीक है, इस मिट्टी की अगर बात करें तो ये मिट्टी क्या करती है, ऊंचा ऊंचा टूला बना लेती है। और इसी टीले की जब बात करें तो ये जब टीला क्या करता है, अपनी ऊंचाई 10 से लेकर के 15 फीट तक तैयार कर लेता है। कब तक? इस ऊंचे टीले की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा खास करके कि नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे टीले हो जाते हैं, और इस टीले की जब बात करते हैं तो ये जब 10 से लेकर के 15 फीट की ऊंचाई ले लेता है तो इसको हम अपने यहाँ पे एक नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूड़ मृदा। क्या बोलते हैं? भूड़ बोलते हैं, और भूड़ के अलावा ढूह मृदा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर जो हम बात करें तो हमारे यहाँ पे एक मिट्टी का प्रकार होता है जिसको हम नाम देते हैं भूड़ मृदा। क्या बोलते हैं? इस मिट्टी को हम भूड़ मृदा, और भूड़ के अलावा अगर देखा जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ढूह मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूड़ मृदा या फिर आपका ढूह मृदा भी बोलते हैं। क्लियर है? भूड़ मृदा या फिर ढूह मृदा आपको देखने मिलती है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो क्लियर हो गया कि ये जब देखने को मिलती है मिट्टी, तो ये कहां पे देखने मिलती है, तो ये नदियों के किनारे पर। कहां पे? नदियों के किनारे पर। नदियों के किनारे कह सकते हो कि आपका क्या होता है, जो आपके 10 से लेकर के 15 फीट के क्या हो जाते हैं, 10 से 15 फीट के ऊंचाई के आपके टीले होते हैं। ऊंचाई के जो आपके टीले होते हैं उन्हीं को बोला जाता है, ऊंचाई वाले टीले होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये नदी के किनारे हैं, तो इस कारण से नदी वाली क्वालिटी लिए होंगे, और नदी वाली क्वालिटी लिए होंगे तो इसमें मिट्टी का जो प्रकार होगा, मिट्टी के प्रकार की जब बात करते हैं तो मिट्टी की प्रकार हो जाएगी आपकी क्या, मिट्टी का जो प्रकार होगा वो हो जाएगा, चूंकि इसमें बालू की मात्रा अधिक होगी, और बालू की मात्रा अधिक होने के साथ ही साथ ये मृदा क्या होगी, दोमट मृदा होगी। तो इस तरीके से अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये बलुई दोमट मृदा का स्वरूप दिखाएगी। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि इस मिट्टी के प्रकार की जब बात करते हैं तो ये मिट्टी आपको बलुई दोमट का प्रकार दिखाएगी। और अगर जो देखा जाए तो ये नदियों के किनारे 10 से लेकर के 15 फीट ऊंचाई तक फैली होती है। ठीक है, 10 से लेकर के 15 फीट ऊंचाई तक क्या होती है, आपको देख मिलती है। और इसी ऊंचाई वाले टीले को हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, भूड़ मृदा या फिर ढूह मृदा। ठीक है, अब भूड़ का अंग्रेजी नाम ना पूछेगा, क्योंकि भूड़ को भूड़ ही बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, कोई इसका स्पेशल नाम नहीं होता है। क्लियर है? कोई इसका स्पेशल नाम नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक बिंदु क्लियर है। भूड़ या धूड़ मृदा की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? नदी कौन सी है? अरे नदी कई सारी है हमारे उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी भी होगी, यमुना नदी भी होगी, कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हमारा एक तरीके से जो चंबल नदी भी हो सकती है, रामगंगा भी नदी हो सकती है, केन नदी भी हो सकती है, गोमती नदी भी हो सकती है। तो सारी जगहों की जब बात करते हैं तो सारे जगहों पे ये आपका क्रम देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई संशय? अदिति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको भूड़ को भूड़ ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी और हिंदी में अगर जो देखा जाए तो पागल अगर जो कोई होगा तो पागल को पगले बोला जाता है। ठीक है, कोई दूसरा बोला जाता है, पागल को पगले बोला जाता है शायद। ठीक है, पागल चाहे वो अंग्रेजी में हो तब वो पगले बोला जाता है, और हिंदी हो तब वो पगले बोला जाता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भूड़ की जब बात करते हैं तो भूड़ को भूड़े बोला जाता है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। ठीक है, अच्छा, शिवम यादव कह रहे हैं कि सर बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी उपलब्धता हो जाती है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर होगा, जल्दी होगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत, तो अपने प्रदेश के अंतर्गत क्या हो जाता है, इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
अपने प्रदेश के अंतर्गत इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होता है, भूर या ध्रुव मृदा। तो ये हमने मध्य भाग के मृदा की बात की। इसके बाद अगर जो हम अगले क्रम की बात करें तो अगला जो स्वरूप होता है वो हमारे दक्षिणी भाग की बात करता है। किसका? दक्षिणी भाग की जब बात करते हैं तो दक्षिणी भाग के अंतर्गत खास करके जब हम बात करते हैं दक्षिणी पठार के रूप में, तो दक्षिणी पठार में हमारा किस प्रकार की क्या होती है, आपको मृदा का क्रम देख मिलता है। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी, सबसे पहला बिंदु तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या है, ये जो दक्षिण का पठार है, ठीक है, ये जो पठारीय भाग होता है, तो इस पठारी भाग में जितने भी आपकी मृदा होंगी तो ये पठार है। पठार को एक तरीके से हम पर्वत का स्वरूप ही मानते हैं, और पर्वत पठार के टूटने के नाते जो मिट्टी बनती है वो जनरली क्या होती है, लाल कलर की होती है। किस प्रकार की? लाल कलर की ये मिट्टी होती है। तो इसी का संदर्भ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे मिट्टी का क्रम आपको इसी तरीके से देख मिलेगा। और इसकी जब बात करते हैं तो पठार या पर्वत का स्वरूप होता है, और यही पठार या पर्वत टूटने के नाते हमारे यहाँ पे मिट्टी का अलग अलग स्वरूप भी देख मिलता है, जिसमें सबसे पहले मिट्टी की अगर बात करें तो सबसे पहली मिट्टी होती है लाल मृदा। क्या होती है? लाल मृदा। नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर है। लाल मृदा की जब बात करते हैं तो यूं कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी बनती होगी वो कैसी बनती होगी, तो ये जो मिट्टी बनती है वो हमारे यहाँ पे, चूंकि आप भी जानते हैं, एक विंध्यन नाम की क्या होती है, पहाड़ी होती है। क्या होती है? हमारे दक्षिण भाग की जब बात करते हैं तो जो आपकी विंध्यन पहाड़ी होती है, उस विंध्यन पहाड़ी के चट्टान के टूटने के नाते, क्या, विंध्यन पहाड़ी के चट्टान के टूटने के कारण क्या होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो विंध्यन पहाड़ी होती है, विंध्यन पहाड़ी के चट्टान टूटने के कारण ये मिट्टी का निर्माण होता है। चूंकि पठार या पर्वत के टूटने से हो रही है तो इसका कलर क्या हो जाता है, आपको लाल कलर का देख मिलता है। और जाहिर सी बात है, ये पहाड़ टूट रही है तो एक तरीके से क्या होगा, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होगी, तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये बालूमय मृदा होगी। और बालूमय होगी और पठारी टूट रही है तो पठार टूटने के नाते ये क्या हो जाएगी, बालू में लाल, और यूं कह सकते हैं चूंकि विंध्यन पहाड़ी है तो बालूमय लाल विंध्यन चट्टान का स्वरूप इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मिट्टी चट्टानी प्रकार की होगी। लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो ये बालू लेकर के होगी, तो बालूमय लाल विंध्यन चट्टान से इसका निर्माण होगा, जो खास करके विंध्यन चट्टानी के टूटने के कारण बन रही है। ठीक है, किसके कारण बन रही है, इसके कारण बन रही है। अब इस लाल मृदा की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश में प्रमुखतः कहां पे पाई जाती है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर जो लोकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो झांसी मिर्जापुर, क्या है, झांसी के अलावा मिर्जापुर, इसके अलावा देखा जाए तो आपका सोनभद्र, साथ ही साथ आपका जो दक्षिणी इलाहाबाद होता है, कौन सा, दक्षिणी इलाहाबाद, या जिसको हम दक्षिणी आज प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके प्रदेश में खास करके झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और आपका दक्षिणी इलाहाबाद, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन पर ध्यान रखिएगा एक और जिला चंदौली। तो इन सारे जिलों में क्या होता है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। क्या होता है, इन सारे जिलों की जब बात करते हैं तो इन सारे जिलों में क्या होता है, इसका विस्तार आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, इसका विस्तार जब देखा जाए तो ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। अच्छा, अमिता कह रही हैं कि सर आज मैंने रिव्यू में भी आपको बेस्ट बताया है। ठीक है, अच्छा आज रिव्यू आया है का, ऐसा कुछ है का, हाँ चलो तो ठीक है, रिव्यू दे रहे हो तो इसका मतलब पता ही चल जाएगा, हम लोगों को भी पता चलेगा कि मतलब बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं। हालांकि हमें तो ना लगता कि इतने दिनों में कोई दिक्कत आई होगी, और जाहिर सी बात है यार, जब रिव्यू भी दिया जाता है तो पॉजिटिव दिया जाता है, ये थोड़ी ना बताया जाता है कि बहुत गंदा पढ़ा रहे थे, राइटिंग ना समझ में आ रही थी। हाँ खैर कोई ना, परेशान ना हो, रिव्यू तो अच्छा पता चल जाता है। देखो, हम रिव्यू के पीछे कभी ना भगते हैं, ना आपकी बातों के पीछे कभी भगते हैं, हमें एक चीज दिखता है, केवल अपना रिजल्ट। क्योंकि आपको भी पता है, जब आप किसी एग्जाम में जाते हैं ना, तो उस एग्जाम में आपको पता चल जाता है कि जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए उन क्वेश्चनों में आपने कितने सॉल्व किए। जाहिर सी बात है, उस क्वेश्चन में अगर जो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए तो वही हमारा रिव्यू हो जाता है, वही हमारा रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, हम उस पर केवल काम करने की बात करते हैं। ठीक है,
चलिएगा क्या कर रहा है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में देखने मिलता है। तो हमने जैसा चर्चा किया कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जो पहला मृदा का स्वरूप होगा वो क्या होगा, वो लाल मृदा के रूप में देखने मिलेगा। अब ये लाल मृदा कैसे बनती है, तो जैसा कि बताया ये जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां पे पठार या पर्वत का स्वरूप होता है। जब यही टूटता है तो इसमें क्या होती है, आपके आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस कारण से ये लाल कलर का होता है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो लाल मृदा होती है ये विंध्यन पहाड़ी के चट्टानों के टूटने के कारण बनती है। और जाहिर सी बात है कि चट्टान टूट रहा है तो बालू इसमें ज्यादा होगा, पहाड़ी है तो लाल कलर होगा, और चट्टान कौन सी है तो विंध्यन चट्टान। तो इस तरीके से कह सकते हो कि बालू में लाल विंध्यन चट्टान का स्वरूप इसमें देख मिलेगा। हम अपने प्रदेश की जब बात करें तो हमारे प्रदेश में कहां कहां पर स्थित है, तो ये आपके झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिणी प्रयागराज और चंदौली जिले, इन सारे जिलों में क्या हो जाता है, इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक आपका सारा संदर्भ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आपका जो बिंदु होना चाहिए वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि अभी तक कोई दिक्कत ना आई, जबकि ये झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन फिर भी इनको यूपी जी के समझ में आ रही है। तो यही उपलब्धि होती है, इससे ज्यादा और कुछ ना चाहिए। ठीक है, खास करके रिव्यू का क्या लेना देना, मान लेते हैं 2 स्टार होगा, 3 स्टार होगा, 5 स्टार होगा, इससे ज्यादा तो कुछ ना होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये आती है कि जिसके बीच हम खड़े हैं क्या वो हमें समझ पा रहा है कि नहीं। नहीं तो मान लो कि 10-5 बच्चों से हमने फोन करके, सबके पास नंबर तो हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो या तो फेसबुक से निकाल लिया होगा, नहीं तो इंस्टाग्राम से निकाल लिया होगा, नहीं तो बहुत सारे टेलीग्राम में जुड़े हैं उनसे पता चल गया होगा, या फिर व्हाट्सएप का डायरेक्ट पता होगा, तो अधिकतर मात्रा में होगा ही होगा। तो क्या इतना मानते हो कि अगर जो 30-40 हजार बच्चे एक कोर्स में इनरोल हैं तो उनमें से 10-5 का नंबर हमारे पास ना होगा, उनसे हम बता सकते थे, वो रिव्यू दे सकते थे। लेकिन रिव्यू लेने का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है वो रिव्यू आपका होगा जब आप अपनी तरफ से चीजों को बताते हैं। क्लियर, और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आप अपनी तरफ से बताते हैं, ठीक है, तो इस कार्य से परेशान मत हो। चलिए, यहां पे बात की जाती है किसको आधारित करते हुए, खास करके लाल मृदा। लाल मृदा के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में एक और मृदा पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं पड़वा मृदा। ठीक है, हालांकि नाम रखिएगा, नाम आपको अलग दिख रहा होगा, इसको हम परवा मृदा भी बोलते हैं, और पड़वा या फिर जिसको हम पड़वा मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवा मृदा, या फिर इसको हम पड़वा मृदा भी बोलते हैं। अब इसकी जब बात करते हैं तो ये कौन सी मिट्टी होती है, तो ये मिट्टी एज इट इज ही आपको देख मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश के अंतर्गत कहां पे पाई जाती है, तो ये आपका जो हमीरपुर हो गया, हमीरपुर जिला हो गया, हमीरपुर के अलावा जो जालौन होता है, हमीरपुर और फिर आपका जो जालौन जिला होता है, और जालौन के अलावा अगर देखा जाए तो जो आपके चंबल के बीहड़, कौन से, जो आपके चंबल के बीहड़ होते हैं, तो उस चंबल के बीहड़ का जो लोकेशन होता है वहां पे इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो पड़वा या फिर परवा मृदा कहां पाई जाती है, तो आपके हमीरपुर, जालौन और चंबल के बीहड़ में प्रमुखता से क्या हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं इसको, परवा मृदा, या फिर इसको हम पड़वा मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवा मृदा, या फिर इसको हम पड़वा मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये किस प्रकार की होती है, तो ये लाल कलर की तो होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हल्के लाल कलर की होती है। किसकी, हल्के लाल कलर की मृदा होती है। ठीक है, हल्के लाल रंग की मृदा होती है। ठीक है, तो हमीरपुर, जालौन और जो चंबल का बीहड़ यानी कि यूं कह सकते हो कि जो आपके यमुना नदी का ऊपरी किनारा है। ठीक है, चंबल के बीहड़, या जिसको आप कह सकते हो कि यमुना नदी का ऊपरी किनारा, यमुना नदी का ऊपरी किनारा है, तो वहां पर क्या होती है, इसकी कुछ एक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, वहां पर क्या होती है, इसकी कुछ एक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा जब हम बात करें अपने प्रदेश में खास करके मिट्टियों के आधार की। ठीक है, मिट्टियों के आधार की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, परवा के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक मिट्टी का स्वरूप और आपको मिलता है जिसको हम अपने यहाँ पे नाम देते हैं राकड़ मृदा। क्या बोलते हैं इसको, हम राकड़ मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राकड़ मृदा बोला जाता है। और इस राकड़ मृदा की जब बात करते हैं तो ऐसी मृदा जिसमें राख की मात्रा ज्यादा होती है। राख की मात्रा कैसे, क्योंकि आप भी जानते हैं पठारीय भागों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, वो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुआ है। और ज्वालामुखी जब निकलती है तो उससे क्या होता है, बड़ी मात्रा में गुब्बारे निकलते हैं, और वही गुब्बारे जब क्या होते हैं, शांत होते हैं, तो वो आपके
राख का स्वरूप लेते हैं। तो इस तरीके से इस राकड़ मृदा की जब बात करते हैं तो इसका निर्माण क्या होता है, हमारे दक्षिण क्षेत्रों में प्रमुखता से देखने को मिलता है। तो यूं कह सकते हैं कि आपके जो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र हैं, कौन सा, जो आपका दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पर्वतीय क्षेत्र के अलावा जो आपके पठारी ढाल हैं, कौन से, जो आपके पठारी ढाल हैं, उन पठारी ढालों पे क्या होता है, इनका विस्तार प्रमुखता से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो राकड़ मृदा की जब बात करते हैं, जिसमें कह सकते हो कि राख की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको हम कभी कभी अपने यहाँ पे रॉक सॉइल भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक सॉइल भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बनते तो ये हैं पत्थरों के द्वारा ही, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पठार है, लेकिन पठार के क्रम में ही अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इनमें राख की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस कारण से इसको हम राकड़ मृदा कहते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में और आपके पठारी ढलानों पे प्रमुखता से क्या होती है, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कहां पे, ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है। चलिए, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में ही मिट्टियों के स्वरूप में एक अगली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और जिसको हम अपने यहाँ पे नाम देते हैं काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी की जब बात करते हैं तो काली मिट्टी भी क्या होती है, आपके प्रदेश में ही दक्षिणी भाग में खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और इस काली मिट्टी को, जिसको हम ब्लैक सॉइल की भी संज्ञा देते हैं, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसके अलग अलग नाम आपको देख मिलते हैं। ठीक है, इस काली मिट्टी की जब बात करते हैं तो इसको हम और भी कई सारे नामों से जानते हैं, जिसमें अगर जो देखा जाए तो सबसे पहला इसका नाम होता है करेल। क्या नाम होता है, इस काली मिट्टी की जब बात करते हैं तो इस काली मिट्टी को हम अपने यहाँ पे करेल मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, करेल मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कपास की मात्रा इसमें ज्यादा पैदा होती है। और इसके अलावा लोकल स्तर पे इसको हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लोकल स्तर पे हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये जो काली मिट्टी होती है इसके अलग अलग नाम होते हैं, करेल मृदा, कपासी मृदा और फिर आपके रेंगुर मृदा। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में कहां पे पाई जाती है, तो जो आपका जैसे जालौन जिला हो गया, जालौन के अलावा झांसी हो गया। ठीक है, जालौन जिला हो गया, जालौन के अलावा आपका झांसी हो गया। इसी तरीके से अगर बात करें तो आपका ललितपुर और ललितपुर के अलावा हमीरपुर। ठीक है, ललितपुर और फिर आपका हमीरपुर, इन सारी जिलों की जब बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, इसका कुछ एक मात्रा विस्तारित होता है। अब आप सोच रहे होंगे केवल यही जिलों पे पाया जाता है, नहीं, इसके अलावा भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस जिले की जब बात करते हैं तो इन जिलों में क्या होता है, बहुतायत मात्रा में प्रमुखता से देख मिलता है, जालौन, झांसी, ललितपुर और आपके हमीरपुर में। अगर जो इसकी बात करते हैं तो काली मिट्टी हमारे प्रदेश में किस लिए लाभदायक है, तो कुछ एक फसलें उत्पादित की जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा चना, बुंदेलखंड में बड़े स्तर पे क्या होता है, चने का उत्पादन होता है, तो वो आपका यहीं पर होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका गेहूं, गेहूं के अलावा तिलहन, और तिलहन के अलावा अगर बात करें तो अरहर, इन सब का उत्पादन इस मिट्टी में आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में इन सारे आइटम का उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है। चना, गेहूं, तिलहन, अरहर, इन सब की जब बात करते हैं तो इन सब का उत्पादन बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो बुंदेलखंडीय मिट्टी के अंतर्गत खास करके हम चर्चा करें काली मिट्टी का, काली मिट्टी को लोकल स्तर पे करेल, कपासी, रेंगुर मृदा नाम दिया जाता है। जबकि लोकेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो लोकेशन के आधार पे ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपके जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, इन सारे लोकेशन में पाई जाती है। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये चना, गेहूं, तिलहन, अरहर, तूर इसके रूप में आपकी पाई जाती है। ठीक है, अब बुंदेलखंड वाले परेशान है। ठीक है, बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो हम बुंदेलखंड यहीं पर आपको बता देते हैं, नहीं तो हमारा क्या करोगे, तुम लोग विसर्जन कर दोगे। ठीक है, चलो बुंदेलखंड भी आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो। हालांकि हम उसे किसी अगले संदर्भ में आपको बताने वाले थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड, मैप के सहारे कुछ ज्यादा समझ में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही है ना उत्तर प्रदेश का मैप, हाँ कि कोई दूसरा है, यही ना उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो खास करके ये जो दक्षिणी क्षेत्र का संदर्भ होता है, ठीक है, ये वाला
क्लियर है, विजुअल है। इस लोकेशन की जब बात करते हैं, ये जो दक्षिणी क्षेत्र लिए हुए है, इस लोकेशन की जब बात करते हैं, हालांकि बुंदेलखंड में ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड में कुल आपके क्या होते हैं, 14 जिले आते हैं, ठीक है। अगर जो हम बुंदेलखंड की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड क्या होता है, 14 जिलों को मिल करके निर्मित होता है। कितने? कुल 14 जिलों से निर्मित होता है, ठीक है। लेकिन 14 जिलों की जब बात करते हैं तो इन 14 जिलों में आपका क्या होता है, 7 जिले आपके उत्तर प्रदेश से होते हैं। किसके? 7 जिले आपके उत्तर प्रदेश से होते हैं। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, 7 जिले क्या होते हैं, आपके मध्य प्रदेश से होते हैं। चूंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये 7 जिले यूपी के कौन कौन से हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, पहला जिला आपका चित्रकूट के रूप में। किसके रूप में? पहला जिला आपका चित्रकूट की जब बात करते हैं तो ये चित्रकूट के रूप में हो जाता है। दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा आपका बांदा के रूप में, ठीक है, दूसरा आपका बांदा के रूप में। तीसरा आपका हमीरपुर के रूप में। किसके रूप में? तीसरा आपका हमीरपुर के रूप में। बाकी अगर देखा जाए तो चौथा होता आपका महोबा के रूप में, ठीक है, चौथा आपका महोबा के रूप में। पांचवें की जब बात करते हैं तो पांचवा आपका जालौन के रूप में, ठीक है, पांचवा आपका जालौन के रूप में। छठे की जब बात करते हैं तो छठा आपका झांसी के रूप में। और झांसी के अलावा अगर देखा जाए तो सातवां आपका, और ये हो जाता आपका ललितपुर के रूप में। किसके रूप में? ललितपुर के रूप में। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, अगर जो उनकी बात करते हैं तो उनका क्रम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? कितने हो जाते हैं? कुल 14 जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन हमारे प्रदेश से कुल 7 जिले चयनित किए गए हैं। और इन 7 जिलों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने मिलता है, ठीक है। पहले मिट्टी पूरी करा दो, अंजलि कह रही है। अरे भैया, आपके ही बीच से किसी ने पूछा था ये बुंदेलखंड का होता है, बुंदेलखंड का होता है, तभी हमने बताया। गलती हो गई देवी जी, अब आगे से ना करेंगे, ठीक है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी एक बात करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए। अब देखो पूछ रहा पूर्वांचल भी कौन है, हमें ना पता, पूर्वांचल हमें ना पता है। अभी पूर्वांचल बता दो तो फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी आ जाओगे, मध्य उत्तर प्रदेश। कुछ काम अपने से भी कर लिया करो, गूगल पे मैप उपलब्ध होता है, उसे डाउनलोड कर लो, उसे देख लिया करो, ठीक है। अरे बाप, प्रशांत करें सर अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है, अभी तक बेकार पढ़ा रहे थे का। वाह भाई वाह। चलो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे काली मिट्टी का, और काली मिट्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो काली मिट्टी का संदर्भ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इसके बाद आपका अगला जो संदर्भ होता है वो आपको मिलता है एक मिट्टी के स्वरूप में, जिसको हम अपने यहाँ पे नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम सामान्यतः नाम देते हैं। खास करके अगर जो उसकी बात करते हैं तो उसको हम माड़ मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपने यहाँ पे माड़ मृदा कहते हैं। माड़, और माड़ को ही हम अपने यहाँ पे लोकल में माड़ मृदा कहते हैं, ठीक है। माड़ या फिर माड़ मृदा कैसी मिट्टी होती है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो ये मिट्टी का संदर्भ होता है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो जैसे हमारी काली मिट्टी नहीं होती है, काली मिट्टी आप भी जानते हैं, काली मिट्टी जब पानी पड़ जाती है तो चिपचिपी हो जाती है। तो इसी क्रम में आपको देख मिलता है कि हमारी इस मिट्टी की जब बात करते हैं तो ये मिट्टी भी क्या होती है, जो आपकी काली मिट्टी होती है उस काली मिट्टी के समान चिपचिपी होती है। क्या होता है? काली मिट्टी के समान चिपचिपी होती है, ठीक है। काली मिट्टी के समान ये आपकी चिपचिपी होती है, लेकिन इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है? चिपचिपी तो होती है, लेकिन जैसे आपने गोद का गम देखा होगा, गोद का संदर्भ देखा होगा, तो गोद के स्वरूप लिए धारित होती है, ठीक है। गोद का स्वरूप अगर देखा जाए तो जो आप किसी फाइल वगैरह को चिपकाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, किसी फाइल वगैरह को चिपकाने के लिए गोद का इस्तेमाल करते हैं, गम का, तो उसी तरीके से ये आपकी क्या होती है? लुगदी की तरीके से दिखती है, ठीक है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये जो माड़ मृदा या फिर आपका कह सकते हो माड़ मृदा होती है, इसमें ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें जो होती है वो सिलिकेट की मात्रा, सिलिकेट की मात्रा। अब सिलिकेट पूछोगे क्या होता है, तो सिलिकेट मतलब बालू वगैरह की मात्रा की जब बात करते हैं तो वो इसमें प्रमुखता से होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका लोहा
और लोहा के अलावा एल्युमिनियम, इन सब की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। तो इसी कारण से क्या होता है, इस मिट्टी का स्वरूप ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम, इन सब की मात्रा क्या होती है, इसमें प्रमुखता से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। माड़ मृदा, माड़ मृदा के अलावा अगर यहीं भी बात करें तो एक और मृदा ध्यान रखिएगा, जिसको हम नाम देते हैं भोंट मृदा। क्या बोलते हैं, भोंट मृदा। और भोंट मृदा की जब बात करते हैं तो भोंट मृदा का भी संबंध आपके प्रदेश से हो जाता है। और ये कहां पे मिलता है, तो ये जो आपके विंध्य क्षेत्र के क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा, जो हमारा विंध्यन क्षेत्र है, तो उस विंध्यन क्षेत्र के खास करके पर्वतीय क्षेत्र में, नीचे नहीं, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र होता है, उस पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, इसका कुछ एक मात्रा में विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र का जो आपका पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहां पे क्या होता है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है भोंट मृदा। क्या हो जाता है, भोंट मृदा। इसकी जब बात करते हैं तो ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलती है। ठीक है, क्या हो जाता है, भोंट मृदा की जब बात करते हैं तो ये आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। क्लियर है। भोंट मृदा, और जाहिर सी बात है कि जब ये विंध्यन पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती होगी तो इसका कलर क्या होगा, यही पर्वत जब आपका टूटता फूटता है तो इसी से बनती है, और इसी के टूटने फूटने के बनने के नाते क्या होता है, इसका जो कलर भी होता है वो आपका लाल कलर का देखने को मिलता है। किसका, लाल रंग का देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिट्टी के स्वरूप में जो आपके प्रमुखता से मिट्टी के क्रम हो जाते हैं, उस मिट्टी का क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मिट्टी की जब बात करते हैं तो इस मिट्टी का क्रम आपको देखने मिलता है, खास करके जब हम अपने प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की बनावट यहीं तक थी, मिट्टी की बनावट यहां तक आपको देखने मिलती है। अब इसके आगे अगर जो हम बात करेंगे तो कुछ एक संदर्भों की बात करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं मिट्टी जब बनती है तो बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन बहुत समय बनने में लगता तो है ही है, लेकिन आप भी जानते हैं मिट्टी का क्या होता है, अपक्षयन भी होता है। इरोजन का नाम आपने अक्सर सुना होगा कि मिट्टी भी क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पे बड़े स्तर पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, और जिसी को हम अपरदन की संज्ञा देते हैं। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो विशेषतः ध्यान रखिएगा, जब हम मिट्टी की बात करें तो हमारे यहाँ पे किसकी बात की जाती है, मृदा अपरदन की। किसकी, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, या जिसको हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इसको हम सॉइल इरोजन की भी संज्ञा देते हैं। सॉइल इरोजन की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका संदर्भ क्या होता है, तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो पहला संदर्भ देख मिलता है, ठीक है, पहला जो संदर्भ देख मिलता है वो कौन सा होता है, तो वो आपको देख मिलता है पहला संबंध आपके अवनालिका अपरदन के रूप में। किसके रूप में, अवनालिका अपरदन के रूप में। अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या कहती है, आप भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे क्या है, यमुना नदी है, और यमुना नदी के अलावा चंबल नदी है। तो ये क्या करती है, जब नदियां बहती हैं तो बहने के साथ क्या करती हैं, किसी एक भूभाग से जब बहती हैं तो ये जो किनारे वाली जमीन होती है, आपने देखा होगा जब बाढ़ वगैरह आती है तो वो क्या करती है, इस किनारे वाली जमीन को अपने पानी के साथ बहा ले जाती है। ये सीन नदी के समय में चलता है, लेकिन जब यमुना या चंबल में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के नाते इस पानी का फ्लो बढ़ता है, और बढ़ने के साथ ही साथ क्या करता है, ये बगल वाला जो क्षेत्र होता है उसको भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो ये बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, आपके खड्ड तैयार हो जाते हैं। तो इसी संकल्पना को हम अपने यहाँ पे, चूंकि ये संरचना नाली जैसी संरचना बन जाती है, तो इस कारण से इसको हम नालिका अर्थात अवनालिका अपरदन भी कहते हैं, जिसको हम गली इरोजन की संज्ञा देते हैं। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि जो आपकी यमुना नदी है और यमुना के अलावा जो आपकी चंबल नदी है, तो इस क्षेत्र में खास करके यमुना नदी और चंबल नदी का जो क्षेत्र होता है वहां पे विस्तार इसका प्रमुखता से देख मिलता है। और हम अपने प्रदेश की जब बात करें तो हमारे प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो इससे काफी प्रभावित है, वो आपका इटावा। ठीक है, इटावा जिले की जब बात करते हैं तो इटावा जिला आपका क्या हो जाता है, अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, क्लियर है। सभी अपनी आईडी शेयर कर दो कि हम शेयर कर दें। अवनालिका अपरदन इटावा जिले की जब बात करते हैं तो इस इटावा जिले में प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ही जैसे अवनालिका अपर्दन की आप बात किए, उसी तरीके से क्या होता है, जो समतल क्षेत्र होते हैं, कौन सा समतल क्षेत्र होता है, वहां पे भी आपको अपर्दन देख मिलता है। ठीक है, क्या होता है, समतल क्षेत्र में अपर्दन। और इस समतल क्षेत्र में जो आपका अपर्दन होता है उसके स्वरूप की जब बात करते हैं तो वो किस प्रकार का होता है, सामान्यतः ध्यान रखिएगा, जब हम अपर्दन की बात करते हैं तो समतल का मतलब क्या, समतल मतलब जो आपकी बराबर जमीन होती है। जैसे मध्य उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपके प्लाट होते हैं। और आप भी जानते होंगे कि हमारे प्रदेश में ये जो मिट्टी का पहला परत होता है वही क्या होता है, खेती बाड़ी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। संयोग क्या होता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, राजस्थान का क्षेत्र है, और राजस्थान से क्या होता है, गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं, और बहने के नाते क्या करती हैं, ये हल्की हल्की धुन में जो मिट्टी की पहली परत होती है इसको उड़ा करके ले जाती हैं, और उड़ा करके ले जाती हैं तो एक जगह से क्या होती है, इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती हैं। जाहिर सी बात है, मिट्टी की पहली परत आपकी उपजाऊ होती है, और ये जब मिट्टी की पहली परत यहां खेतों पर नहीं रहती है तो किसान जब यहां पे क्या करता है, बीज लगाता है, फसल लगाता है, तो उसके उत्पादन में क्या होती है, गिरावट हो जाती है। किसान की अगर बात करते हैं तो किसान तो यह समझा था, उसने लोन लिया था, उसने बड़े स्तर पे कर्ज लिया था कि हम क्या करेंगे, अपने फसलों का बड़े स्तर पे उत्पादन करेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब ये उत्पादन हो जाएगा तो उसके बाद हम बड़ी मंडियों में बेचेंगे। संयोग की बात, यहाँ पे उत्पादन क्षमता घट गई थी तो उसका उत्पादन बिल्कुल कम हुआ, और इस कारण से किसान कर्ज में डूब जाता है, और कर्ज में डूबने के नाते क्या हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हो कि उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको अपने यहाँ पे कृषि भाषा की जब बात करें, खेती बाड़ी की भाषा की जब बात करें, तो जो समतल क्षेत्र का अपर्दन होता है, चूंकि किसान इस बात को समझ नहीं पाता है तो इस कारण से हम इसको किसान की मौत की भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम किसान की मौत की भी संज्ञा देते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि यहां पे किसान समझ नहीं पाता, वो कर्ज के माया जाल में फंस जाता है, और अंततः क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। समतल क्षेत्र में जो आपका अपर्दन होता है उसको हम किसान की मौत की संज्ञा प्रमुखता से देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में ही अपर्दन का एक स्वरूप आपको देख मिलता है जो कि होता है जलीय अपर्दन के रूप में। ठीक है, जलीय अपर्दन। और जलीय अपर्दन कैसे होता है, तो जलीय अपर्दन की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का खास करके पूर्वांचल वाला भाग है, तो इस पूर्वांचल में क्या होती है, उत्तर प्रदेश अगर जो आप ढलान के आधार पर देखेंगे तो ये वाला भाग ऊंचा है। ठीक है, ये वाला भाग ऊंचा है और ये वाला भाग क्या है, नीचा है। ठीक है, और नदियां तभी आप देखते हैं कि ये नदियां क्या करती हैं, इस तरीके से बहती हुई इधर की तरफ चली जाती हैं। संयोग क्या होता है, जब आपके बरसात का सीजन होता है तो बरसात में बड़ी तेजी से पानी जाती है और यहां पर इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो भाग होता है वो डेल्टा वाला भाग है। सुंदरवन का डेल्टा आपने अक्सर नाम सुना होगा, तो सुंदरवन के डेल्टा का पिछला जो भाग होता है तो यहां पे ढलान बिल्कुल कम हो जाती है, और कई सारी नदियों का जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा होने के नाते यहां पे बड़े स्तर पे बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के नाते ही जाहिर सी बात है बाढ़ क्या करेगी, मिट्टी को फुला देगी, और मिट्टी को जब फुला देगी तो मिट्टी की पहली परत क्या होगी, एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि जलीय अपर्दन की जब बात करते हैं जो कि अक्सर हमारे यहाँ पे बाढ़ आने के नाते होता है, तो इस जलीय अपर्दन की जब बात करते हैं तो ये बड़े स्तर पे कहां देख मिलता है, तो ये आपके तराई भागों में देख मिलता है। और इसकी जब बात करते हैं तो एक चीज और नोटिस करिएगा कि ये तराई भागों में तो बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन हमारे प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये प्रदेश में सबसे ज्यादा भी अपर्दन का स्वरूप दिखाता है। ठीक है, प्रदेश में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है अपर्दन के स्वरूप, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है अपर्दन के कारण तो वो आपका होता है जलीय अपर्दन के कारण। ठीक है, जो कि प्रमुखता से क्या हो जाता है, आपका तराई वाले भाग में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक अपर्दन का स्वरूप और ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं वायु अपर्दन। वायु नाम से पता चल रहा है कि ये हवा के कारण कहीं ना कहीं फैलता होगा। किसके कारण, हवा के कारण फैलने वाला अपर्दन जिसको हम वायु अपर्दन का नाम देते हैं। इस अपर्दन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जो वायु अपर्दन आपका होता है वो होता है किस कारण से, तो ये होता है हमारे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में थार का रेगिस्तान, और थार की रेगिस्तान से चलने वाली गर्म हवाएं क्या करती हैं, मिट्टी की पहली परत को उड़ाती हैं। और जाहिर सी बात है कि पश्चिमी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इस पश्चिमी क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो यूं कह सकते हैं ये वायु अपर्दन जो होता है वो आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, कहां पे,
पश्चिमी क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो इस पश्चिमी क्षेत्र में विशेषता देखने मिलता है। और इसी पश्चिमी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो जिले, खास करके एक आपका मथुरा और एक आपका आगरा, ये क्या हो जाते हैं, इससे बड़े स्तर पे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो मथुरा और आगरा की जब बात करते हैं तो इस मथुरा आगरा जिले की बात की जाती है तो ये आपका वायु अपर्दन से प्रभावित सबसे ज्यादा जिला देखने मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपर्दन के 4 स्वरूप क्या हो जाते हैं आपके उत्तर देश पे देखने मिलते हैं, जिनका क्रम विशेषतः कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो वायु अपर्दन का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां पे कुछ समस्या हो तो बता दे। ठीक है, यहां पे कोई समस्या हो तो बताएं, और नहीं समस्या है तब भी बताएं। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी वाला आपका क्रम था उसको हमने क्या किया, लगभग समाप्त कर लिया। ठीक है, मिट्टी वाले क्रम को हमने समाप्त कर लिया। और कल तो संडे है, कल हो सकता है कि कोई स्पेशल क्लास अगर जो होगी तो वो आपको देखने मिलेगी। ठीक है, कोई स्पेशल क्लास होगी तो वो आपको जरूर देखने मिलेगी। रेगुलर क्लासेस ना होती हैं, रेगुलर क्लासेस जैसे आपकी सुबह से चलती है उस टाइप की ना होगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा कुछ आपकी स्पेशल क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, हाँ अंकित सिंह बोरिंग हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीतू यादव परेशान मत हो, क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। थोड़ा सा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप चीज़ों को देख पाएंगे। कोई आकाश नाम का है, पूछ रहा है कि सर क्लास में कितने बच्चे ऑनलाइन हैं। ठीक है, क्या करोगे, मतलब कोर्स बेचवाओगे का? कोर्स बेचवाना है तो बेचवा दो। ठीक है, बता दो अपने दोस्तों को कि भाई एग्जामपुर में क्रिसमस डे का ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ है, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, तो ले सकते हो कोर्स को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लास बोरिंग लग रही है, मरे जाओ ससुर, क्लास बोरिंग लग रही है। कहाँ बोरिंग लग रही है? यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा थोड़ी ना चल रहा था कि तुम्हारी पसंद के गाने ना चले। अरे कोई बिंदु ना समझ में आया उसे बताओ, है कोई बिंदु? नहीं है? बोल दो भाई, बोल दो, कि मतलब एकदम चुप, किसी की आवाज ना दिख रही है। चंद्रभान सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमारा नाम तो अमित पांडे है, चंद्रभान कौन आ गए? अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन मतलब सीधी सी बात हमने वही बताया कि जब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि नदियों के द्वारा क्या हो जाता है, नदियों के द्वारा बड़े स्तर पे क्या की जाती है, नाली जैसी संरचना बना दी जाती है, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। और उसी गड्ढे बनने के नाते क्या हो जाता है, कहीं न कहीं आपके जो मिट्टी की परतें होती हैं वो गायब हो जाती हैं और खड्ड बन जाते हैं, तो उसी को हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, आईडी बता दें, यूपीजी के भाई अमित पांडे, कहीं पे सर्च करोगे हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ों को अब हम सोचते हैं कि चूंकि 43 तो हो ही गया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें 50 पे बंद ही करना पड़ता, तो 2-4 मिनट पहले आज की क्लास बंद करते हैं। उसका कारण यही है कि आप भी थोड़ा सा 2-4 मिनट का रेस्ट कर लें, क्योंकि अगली क्लास आपकी तुरंत चालू हो जाएगी, तो उस क्लास में जुड़िएगा। और हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक नए संदर्भ के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।